Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही सुपर यूजफुल कंटेंट लाते रहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़ना ना भूलें। तो आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे। हम बात करेंगे समाजशास्त्र की एनसीईआरटी की किताब के चौथे अध्याय की, संस्कृति तथा समाजीकरण। जब हम संस्कृति या कल्चर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर क्या आता है? संगीत, डांस, पेंटिंग, यही सब। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम इस परत को छीलकर उस गहरे मतलब तक पहुंचेंगे कि कैसे संस्कृति मतलब वो एक अदृश्य सॉफ्टवेयर है जो हमारे समाज को चलाता है, हमें बनाता है और कभी-कभी हमें जकड़ भी लेता है। सही कहा। हमारा मिशन है कि इस अध्याय के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से समझें और ये भी देखें कि पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में मतलब पीवाईक्यूज में यहां से कैसे सवाल बुने गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू वहीं से करते हैं जहां से सब करते हैं। जब कोई कहता है कि वो बहुत कल्चर्ड है तो उसका मतलब होता है कि उसे शायद शास्त्रीय संगीत पसंद है या वो अच्छी किताबें पढ़ता है। लेकिन समाजशास्त्र में इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। समाजशास्त्र के लिए सड़क पर ठेला लगाने वाला व्यक्ति उतना ही कल्चर्ड है जितना कि कोई सितार वादक। अच्छा। क्योंकि समाजशास्त्र में संस्कृति का मतलब किसी की पसंद नापसंद से नहीं बल्कि जीवन जीने के एक पूरे तरीके से है। जीवन जीने का एक पूरा तरीका। हाँ, एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे एडवर्ड टाइलर। उन्होंने कहा था कि संस्कृति एक पूरा ताना बाना है, एक पैकेज है। पैकेज? हाँ, इसमें सब कुछ आ जाता है। हमारा ज्ञान, हमारे विश्वास, हमारी कला, सही गलत के हमारे पैमाने, हमारे कानून, हमारी आदतें, मतलब वो हर चीज जो हम समाज का हिस्सा होने के नाते सीखते हैं। मतलब ये वो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं? बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात याद आती है। क्लिफर्ड गीट्स ने कहा था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने ही बुने हुए सार्थकता के जालों में लटका हुआ है। मैं संस्कृति को वही जाल मानता हूँ। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर इसका मतलब शायद ये है कि हम एक मतलब की दुनिया में रहते हैं जो हमने ही बनाई है और हम उसे ही हकीकत मान लेते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। जैसे एक मछली को शायद पता ही नहीं होता कि वो पानी में है, वैसे ही हमें अक्सर अपनी संस्कृति का एहसास नहीं होता, हम बस उसमें जीते हैं। और ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के निबंध के लिए एक शानदार कोटेशन है, क्योंकि ये दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, ये वो अर्थों का जाल है। वो चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया को देखते हैं। हाँ, ये हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को, यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी आकार देता है। ये तय करता है कि हम किससे प्यार करेंगे, किससे नफरत करेंगे, किस बात पर हंसेंगे और किस बात पर हमें गुस्सा आएगा। सही। तो अगर संस्कृति इतना बड़ा जाल या सॉफ्टवेयर है तो इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं? ये काम कैसे करता है? किताब में इसके 3 आयामों का जिक्र है, संज्ञानात्मक, मानदंडीय और भौतिक। हाँ, तो एक एक करके इन्हें समझते। पहला आयाम है संज्ञानात्मक, मतलब कॉग्निटिव। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने आसपास की दुनिया से मिली जानकारी को कैसे समझते हैं और उसका क्या मतलब निकालते हैं। जैसे लिखित समाजों में ज्ञान को बचाने का तरीका क्या है? किताबें, दस्तावेज, हार्ड ड्राइव्स। हाँ, लेकिन उन समाजों का क्या जहां लिखने पढ़ने की परंपरा नहीं रही है? वहां ज्ञान कहानियों, कहावतों और मौखिक परंपराओं के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। तो मतलब ज्ञान को सहेजने का तरीका भी संस्कृति का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। मुझे लगता है आज के दौर में भी एक बड़ा संज्ञानात्मक बदलाव आ रहा है। जिस तरह से हम 30 सेकंड की रील्स या शॉर्ट से जानकारी ले रहे हैं वो एक लंबी चौड़ी किताब पढ़ने के अनुभव से बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद ये भी हमारी संस्कृति का एक नया संज्ञानात्मक पहलू है। हाँ, ये दिखाता है कि तकनीक कैसे हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। अब आते हैं दूसरे आयाम पर, जो है मानदंडीय, नॉर्मेटिव। मानदंडीय मतलब नॉर्म्स? हाँ, ये समाज में हमारे व्यवहार के नियमों से जुड़ा है। इसमें हमारे मूल्य, हमारी प्रथाएं और हमारे कानून आते हैं। जैसे बड़ों के पैर छूकर उनका सम्मान करना, ये एक मानदंड है। बिल्कुल, ये वो अलिखित नियम है जो समाज को एक साथ बांध कर रखते हैं। लेकिन ये मानदंड हमेशा निष्पक्ष तो नहीं होते ना। कई बार ये किसी एक समूह के फायदे के लिए बने होते हैं और दूसरों पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं। जैसे कुछ दशक पहले तक दलितों को गांव के एक ही कुएं से पानी न लेने देना, वो भी तो एक सामाजिक मानदंड ही था। सही कहा। वो एक ऐसा नियम था जो समानता पर नहीं बल्कि भेदभाव और ऊंच नीच पर आधारित था। बिल्कुल सही।
मानदंड अक्सर समाज में शक्ति के समीकरण को दर्शाते हैं। जो समूह ताकतवर होता है अक्सर उसी के मूल्य और नियम सामान्य या सही मान लिए जाते हैं। बात तो सही है। इसीलिए समाजशास्त्री हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि कोई नियम किसके लिए काम कर रहा है और किसके खिलाफ। अच्छा, तो तीसरा आयाम है भौतिक, मटेरियल। इसमें वो सारी ठोस चीजें शामिल हैं जिन्हें हम बनाते और इस्तेमाल करते हैं। हमारे औजार, हमारी तकनीक, हमारे कपड़े, हमारे घर। और आज के जमाने में हमारा स्मार्टफोन शायद सबसे बड़ा भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, इसने हमारे दोस्त बनाने, डेटिंग करने, काम करने, यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन करने का तरीका भी बदल दिया है। एकदम सही। ये एक भौतिक वस्तु है जिसने हमारे सामाजिक और संज्ञानात्मक जीवन में क्रांति ला दी है। और ये तीनों आयाम आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। आपका स्मार्टफोन जो कि भौतिक है, आपके बात करने के तरीके मतलब मानदंडीय, और जानकारी हासिल करने के तरीके मतलब संज्ञानात्मक, दोनों को प्रभावित करता है। तो ये तीनों आयाम मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब हमारी संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति से टकराती है? अक्सर हम अपनी संस्कृति को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। इसी सोच को निर्जातीयता कहते हैं, एथनोसेंट्रिज्म। हाँ, ये वो नजरिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने सांस्कृतिक मूल्यों के चश्मे से ही दूसरी संस्कृतियों को देखता और परखता है और अक्सर उन्हें अपने से कमतर पाता है। मतलब हमारा तरीका ही सही तरीका है। बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए चॉपस्टिक से खाने वालों को अजीब समझे क्योंकि वो हाथ या छुरी कांटे से खाने का आदी है। पर यहाँ एक सवाल है, क्या अपनी संस्कृति पर गर्व करना या उससे जुड़ाव महसूस करना हमेशा ही नकारात्मक होता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। गर्व और इस नरजातीयता के बीच की रेखा कहाँ है? ये सोच असल में खतरनाक कब बन जाती है? देखिए, अपनी संस्कृति से जुड़ाव एक स्वाभाविक भावना है। समस्या तब शुरू होती है जब ये जुड़ाव दूसरों के प्रति नफरत या उन्हें असभ्य या पिछड़ा समझने का आधार बन जाता है। अच्छा। जब ये सोच भेदभाव, हिंसा या किसी समूह को हाशिए पर धकेलने का कारण बनती है, तब ये खतरनाक हो जाती है। और इसके विपरीत भी कोई सोच है? हाँ, इसके विपरीत एक सोच है विश्व बंधुत्व की, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जो बाहरी प्रभावों और सांस्कृतिक भिन्नताओं का स्वागत करती है। ये मानती है कि विविधता हमारी संस्कृति को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा समृद्ध बनाती है। बिल्कुल। सुनने में तो ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका एक खतरा ये नहीं है कि इसके नाम पर अक्सर ताकतवर संस्कृतियां जैसे कि पश्चिमी संस्कृति कमजोर स्थानीय संस्कृतियों पर हावी हो जाती हैं? ये तो है। और धीरे धीरे उनकी अपनी पहचान ही खत्म होने लगती है। ये इसका एक बहुत बड़ा आलोचनात्मक पहलू है जिसे ग्लोबलाइजेशन के बहसों में अक्सर उठाया जाता है, और यूपीएससी इसी तरह के न्यूएंस्ड कॉन्सेप्ट्स को परखता है। वो सिर्फ परिभाषा नहीं पूछेगा। नहीं, वो उसके दोनों पहलुओं पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसे 2013 के प्रीलिम्स में भारतीय नृत्य में त्रिभंग मुद्रा के बारे में एक सवाल पूछा गया था। हाँ, मैंने वो सवाल देखा था। वो सिर्फ एक डांस पोज के बारे में तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। त्रिभंग मुद्रा वाला सवाल सिर्फ रटने का टेस्ट नहीं था। ये उम्मीदवारों की इस समझ को परख रहा था कि संस्कृति के भौतिक और आकाशात्मक आयाम कैसे आपस में जुड़े हैं। अच्छा। ये मुद्रा सिर्फ एक डांस पोज नहीं है, ये मूर्तिकला, धर्म और दर्शन मतलब संज्ञानात्मक और मानदंडीय आयामों का एक संगम है। यूपीएससी यही इंटरकनेक्शन देखना चाहता है। हाँ, इसी तरह 2013 के ही पेपर में लिम्बू, कार्बीय, डोंगरिया, कोंद जैसी जनजातियों पर पूछे गए सवाल भी दिखाते हैं कि यूपीएससी चाहता है कि आप भारत के सांस्कृतिक नक्शे को पहचानें, उसकी विविधता को समझें। तो अब तक हमने ये समझा कि संस्कृति क्या है और उसके अलग अलग हिस्से क्या हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये जटिल सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल कैसे होता है? कोई बच्चा पैदा होते ही तो अपनी संस्कृति के सारे नियम कानून नहीं जानता। यहीं से समाजीकरण की कहानी शुरू होती है ना? हाँ, समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिससे हम धीरे धीरे समाज का एक कामकाजी सदस्य बनना सीखते हैं। ये जन्म से शुरू होती है और मौत तक चलती रहती है। लेकिन इसे किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने जैसा नहीं समझना चाहिए। ये कोई कल्चरल प्रोग्रामिंग नहीं है जिसमें बच्चा बस निष्क्रिय होकर सब कुछ सोख लेता है।
बच्चा भी एक सक्रिय भागीदार होता है। हाँ, एक नवजात शिशु भी जब भूख लगने पर रोता है तो वो अपनी जरूरतें बता रहा है और अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। और इस प्रक्रिया में कई लोग और संस्थाएं हमारी मदद करती हैं। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल और आज के दौर में मीडिया और इंटरनेट। पर मुझे लगता है कि ये सारी एजेंसियां एक ही क्लास में बैठे लड़के और लड़की को दो बिल्कुल अलग-अलग सबक सिखा रही होती हैं। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। उन्हें एक ही दुनिया के दो अलग-अलग नक्शे थमा दिए जाते हैं। इसी को समाजशास्त्री लैंगिक समाजीकरण कहते हैं, जेंडर्ड सोशलाइजेशन। किताब में शिक्षाविद कृष्ण कुमार का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, वो कहते हैं कि लड़कों के लिए गलियां और मोहल्ले खेलने, कूदने, आजादी से घूमने और दुनिया को एक्सप्लोर करने की जगह होती हैं, जबकि लड़कियों के लिए गली सिर्फ स्कूल से घर तक सीधे जाने का एक रास्ता है और उस रास्ते पर भी वे अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में चलती हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक स्थान भी लड़कों और लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग-अलग मतलब रखते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा किताब में एक लड़की की कहानी का भी जिक्र है जो मंदिर की घंटी बजाने की जिद करती है, जबकि ये अधिकार सिर्फ पुजारी भी बेटी को था। हाँ, वो सिर्फ एक बच्ची की जिद नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। वो कहानी समाजीकरण के नियमों के खिलाफ एक बेहतरीन उदाहरण है। वो लड़की सिर्फ एक घंटी नहीं बजा रही थी। वो एक स्थापित मानदंड को, एक नियम को चुनौती दे रही थी। वो अपने व्यवहार से ये सवाल पूछ रही थी कि ये नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। ये दिखाता है कि व्यक्ति समाजीकरण को हमेशा चुपचाप स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि उससे सवाल भी करता है, मोल भाव करता है और उसे बदलने की कोशिश भी करता है। और जब लोग नियमों को चुनौती देते हैं तो जाहिर है संस्कृति भी बदलती है। तो लोगों का ये विद्रोह संस्कृति को बदलने का एक तरीका हुआ। और क्या कारण होते हैं? बदलाव के कारण आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकते हैं। आंतरिक और बाहरी? आंतरिक कारण समाज के भीतर से ही पैदा होते हैं, जैसे खेती के नए तरीके खोजना या कोई क्रांतिकारी विचार का आना, जैसे बुद्ध या महावीर के विचार, जिन्होंने समाज के मानदंडों को चुनौती दी। और बाहरी कारण बाहर से आते हैं, जैसे किसी दूसरे देश का आक्रमण, व्यापार या उपनिवेशवाद, जो अपने साथ नए रीति रिवाज, नई तकनीक लेकर आते हैं। आज के जमाने का सबसे मजेदार उदाहरण शायद इंग्लिश का है। हाँ, टाइम पास या प्रीपोन। प्रीपोन तो एक ऐसा अनोखा शब्द है जो अंग्रेजी के मूल शब्दकोश में भी आसानी से नहीं मिलेगा। ये भारतीय अंग्रेजी का अपना आविष्कार है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमने सिर्फ अंग्रेजी को अपनाया नहीं है, उसे अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा भी है। सही। और एक और शानदार उदाहरण है बैंगलोर शब्द का। बैंगलोर। हाँ, 2000 के दशक की शुरुआत में जब अमेरिकी कंपनियां अपनी आईटी नौकरियां बेंगलुरु में आउटसोर्स करने लगीं, तो अमेरिकी स्लैंग में टू बी बैंगलोर का मतलब हो गया अपनी नौकरी खो देना, क्योंकि उसे भारत भेज दिया गया है। वाह। जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो ये है कि ये भारत से निकला एक शब्द है जो वैश्विक अंग्रेजी का हिस्सा बन गया। सदियों तक भाषा और संस्कृति का प्रवाह एक ही दिशा में था, उपनिवेशक से उपनिवेश की ओर। बिल्कुल। ये शब्द उस प्रवाह में एक छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। ये सिर्फ एक मजेदार शब्द नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन का एक कल्चरल फुटप्रिंट है। सही। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक शक्ति का संतुलन भाषा को भी आकार देता है। ये सांस्कृतिक बदलाव का एक सटीक उदाहरण है। यही दर्शाता है कि संस्कृति कितनी जीवंत और गतिशील है। ये कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है। बिल्कुल, जो लगातार नए तत्वों को अपने अंदर समाती है और पुराने को नया रूप देती रहती है। तो आज हमने अपनी इस यात्रा में संस्कृति को सिर्फ संगीत और कला तक सीमित न रखकर उसे जीवन जीने की एक पूरी शैली के रूप में समझा। हमने उसके 3 आयामों को जाना, संज्ञानात्मक, मानदंडीय और भौतिक। हमने देखा कि कैसे समाजीकरण की प्रक्रिया हमें समाज का सदस्य बनाती है, पर यह प्रक्रिया लड़कों और लड़कियों के लिए कैसे अलग होती है। हाँ। और आखिर में हमने ये भी समझा कि संस्कृति कभी स्थिर नहीं होती, ये लगातार बदलती रहती है। यहाँ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हूँ। जरूर। वैश्वीकरण और डिजिटल मीडिया के इस युग में, जहाँ हम सब एक ही तरह का कंटेंट देख रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स शो या इंस्टाग्राम रील्स, तो क्या हम एक वैश्विक एक रूप संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, या फिर इसका उल्टा हो रहा है? हाँ, क्या वैश्विक संस्कृति के इस दबाव के जवाब में स्थानीय संस्कृतियां और भी ज्यादा मुखर और आक्रामक हो रही हैं, और लोग अपनी भाषा, अपने त्योहारों और अपनी पहचान से और भी मजबूती से चिपक रहे हैं? ये एक टकराव है या एक मिलाप? और इस पूरे लेन देन में हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान कहाँ खड़ी है? इस पर जरूर सोचिएगा।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ऐसे ही सुपर यूजफुल कंटेंट के लिए हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी पड़ताल के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.